किताब स्टोरीज। कर्ज का रहस्य। चंद्रकांत रामनगर राज्य का एक दयालु राजा था। चंद्रकांत का ये मानना था कि जो भी कर्म हम इस जन्म में करेंगे वो हमें लौटकर वापस जरूर मिलेगा। इसलिए राजा हमेशा अपनी प्रजा तथा अन्य राज्यों के राजा और उनकी प्रजा की हर प्रकार से सहायता करता था। चंद्रकांत किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं बनता था, पर जिन राज्यों में युद्ध होता था उनके जख्मी सिपाहियों और राजाओं की मदद किया करता था। एक दिन रनकपुर का मंत्री राम चंद्रकांत राजा के पास आकर कहता है, राजा जी, मैं रनकपुर राज्य का मंत्री हूँ। मेरा नाम राम है। हमारे राज्य में कुछ वक्त से भुखमरी फैली हुई है और हमारे राजा भी अब हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। आप हमारे राज्य की कुछ मदद कर सकें तो कर दीजिए। बिल्कुल, हम आपकी सहायता करेंगे। आप बताएं, आपको कितनी अशर्फियां चाहिए और वो आप हमें कब तक वापस कर देंगे? राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे 1000 अशर्फियां उधार दे दीजिए, जिनमें से कुछ मैं आपको इस जन्म में वापस कर दूंगा और कुछ अगले 2 जन्मों में। चंद्रकांत राम को 1000 अशर्फियां देकर खुशी खुशी विदा कर देता है। राम अपने राज्य रनकपुर में वापस जाकर राजा का मजाक उड़ाता है और अपने राज्य के द्वारपाल सोनू और सिपाही लखन को सारी बात बताता है। सोनू मंत्री राम से कहता है, कितना बेवकूफ राजा है। जब इंसान इस जन्म में ही पैसे वापस नहीं कर रहा तो अगला जन्म किसने देखा है? तभी तो मैंने उनसे बोला कि 2 जन्म में मैं ये उधार चुका दूंगा। अब तो मेरी ऐश ही ऐश है। थोड़ी बहुत अशर्फियां तो मैं अभी दे दूंगा वापस, बाकी ये बेवकूफ राजा मेरे अगले जन्म का इंतजार करता रहेगा। मंत्री जी, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? कहीं कोई खजाना हाथ लग गया हो और हमें यहाँ आप नई कहानी सुना रहे हो? नहीं लखन, मैं सच कह रहा हूँ। और वैसे भी चंद्रकांत इकलौता दयालु राजा है, उसे कौन नहीं जानता। या ये कहो कि इकलौता बेवकूफ राजा है जिसे दूसरे राज्य के लोग और उसकी प्रजा लूटती रहती है। अगर तुम दोनों को विश्वास ना हो तो तुम भी चले जाओ। सोनू और लखन दोनों को राम की बात पर भरोसा हो गया और दोनों ने सोचा, अगर ये राजा इतना ही बेवकूफ है तो क्यों ना हम भी जाकर इससे कुछ अशर्फियां उधार लेकर मौज करें। कुछ समय बाद सोनू चंद्रकांत राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, राजा जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप जैसा दयालु और देवता इंसान इस धरती पर और कोई नहीं है। मेरे घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं अकेला कमाने वाला हूँ और मेरी माँ बीमार ही रहती है। मैं उसका इलाज भी नहीं करवा पा रहा हूँ। क्या आप मुझे 500 अशर्फियां उधार दे सकते हैं? ठीक है, तुम हमारे मंत्री अमन के पास जाओ, वो तुम्हें अशर्फियां दे देंगे और तुम अपने खाते में लिखवा देना कि वो अशर्फियां और उसका ब्याज तुम कब और कैसे चुकाओगे। सोनू राजा के मंत्री के पास उन अशर्फियों को लौटाने का समय 3 जन्म लिखवा देता है। फिर कुछ वक्त बाद ही लखन भी चंद्रकांत राजा के पास जाकर 1200 अशर्फियां उधार लेकर और 10 जन्म में वापस करने का लिखवा देता है। वक्त गुजरता है और चंद्रकांत को एक दयालु राजा के साथ साथ लोग बेवकूफ राजा भी बोलने लगते हैं। ये बात जब पड़ोसी राज्य के राजा नारायण को पता चलती है, तब वो अपने मंत्री चमन को बुलाकर बोलता है, चमन, हमारे राज्य में पैसा तो बहुत है, पर जो मैं चंद्रकांत राजा के बारे में सुन रहा हूँ, क्या वो सच है? महाराज, ये बात सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है दूसरे राज्य के लोग उनसे किस तरह से पैसे लूटते हैं। पर चमन, अगर हमने उस राजा से अशर्फियां उधार ले भी ली या कोई और सामान उधार ले लिया तो वो हमें ब्याज समेत वापस तो करना ही होगा। हम पे वो सारी अशर्फियां और बाकी की ली हुई चीज ब्याज के साथ बोझ की तरह बढ़ती चली जाएगी। नहीं महाराज, राजा चंद्रकांत पैसे वापस करने के 2 चुनाव देते हैं कि आप जो उधार ले रहे हो वो कब तक वापस कर पाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। ये इतना बड़ा बेवकूफ राजा है कि ये अगले 10 जन्म में भी उधार वापस लेने के लिए तैयार रहता है। ये इतना बड़ा बेवकूफ इंसान आखिर राजा बना कैसे? चलो मंत्री, हमें तो फायदा ही है। इस राजा से अशर्फियां और कुछ सैनिकों की टुकड़ी उधार लेकर हम आने वाले सभी युद्धों को आसानी से जीत लेंगे।
महाराज, हम इनसे अशर्फियां और सैनिकों की टुकड़ियां उधार लेते रहे तो ये तो वैसे भी कंगाल हो जाएंगे, फिर हमें इनसे कोई जंग लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मंत्री, बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है। चलो फिर हमारी सवारी तैयार कराओ, चलते हैं चंद्रकांत राजा के पास अशर्फियां और सैनिकों की टुकड़ी उधार लेने। नारायण चंद्रकांत राजा से अशर्फियां और सेना की टुकड़ी उधार ले लेता है। धीरे धीरे अब पड़ोसी मुल्क के राजा भी चंद्रकांत की अच्छाई का फायदा उठाने लगे थे। चंद्रकांत जब भी अशर्फियां वापस लेने जाता तो वो उसे अगले जन्म का कहकर बात टाल देते। ये सब बातें चंद्रकांत राजा के मंत्री अमन को खटकने लगी। इसलिए उसने एक दिन राजा से पूछा, राजा जी, छोटा मुंह बड़ी बात, माफ करिएगा, पर मैं हमेशा देखता हूँ लोग आपसे अशर्फियां और इसके अलावा भी काफी चीजें उधार लेकर चले तो जाते हैं, पर वापस करने के वक्त में आपसे अगले जन्म तक का समय मांग लेते हैं। इस तरह से तो राज्य में गरीबी आ जाएगी। अमन, ये सब जो हम कर रहे हैं और जो भी लोगों को हम दे रहे हैं, ये सब हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा है जो पहले से ही लिखा हुआ है। क्या पता किसी जन्म में मैंने उनसे कुछ उधार लिया होगा और उन्हें वापस न किया होगा, इसलिए इस जन्म में वो हमसे उधार लेकर हमें वापस नहीं कर रहे हैं। तुम इतना मत सोचो, हमारे राज्य के लिए, हमारे लिए भगवान पहले से ही सोच रहा है। नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता। हम उस ऊपर वाले की एक कठपुतली हैं। वो हमें जैसे चाहे वैसे नचा सकता है। उसकी मर्जी के आगे कुछ भी नहीं है। राजा जी, बुरा ना मानिएगा, पर पड़ोसी देश के राजा हमारी प्रजा और दूसरे राज्य की प्रजा आपको बेवकूफ समझती है, आपको पागल कहती है और आपका मजाक उड़ाती है। मंत्री जी, जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए, फल की चिंता मत करिए, बस कर्म कीजिए। मंत्री राजा की बातों को सुनकर संतुष्ट हो जाता है। एक लंबा वक्त गुजर जाता है और पड़ोसी राज्य के राजा नारायण का बेटा भीम सारी शिक्षा लेकर राज्य में वापस लौट आता है। नारायण भी अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए अपने बेटे भीम को बुलाकर उससे कहता है, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, अब ये राजपाट तुम्हें संभालना है। तुम्हें अपनी राजनीति और रणनीति खुद बनानी होगी। हमारे कौन कौन दुश्मन हैं, कौन दोस्त हैं, ये सब तुम्हें हमारे मंत्री चमन समझा देंगे। मंत्री चमन भीम को सारे पड़ोसी राजाओं के बारे में बताता है, कौन उनके दुश्मन है और कौन उनके दोस्त हैं। तभी मंत्री भीम से चंद्रकांत राजा का भी जिक्र करता है और उसकी सारी हरकतों और बातों को बताता है कि वो राजा दयालु के साथ साथ कितना बड़ा बेवकूफ और पागल है। तभी भीम मंत्री से पूछता है, मंत्री, अगर ये राजा इतना पागल है और इसे राज्य चलाना नहीं आता तो हम इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसके राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। युवराज, हमारी योजना तो यही है और हम इस राजा से बिना युद्ध करे भी इसके राज्य पर विजय पा सकते हैं। ये राजा अपने पैसे और सैनिक इसी तरह उधार में बांटता रहता है, इसलिए एक दिन ऐसा आएगा कि इसके पास खुद खाने को कुछ नहीं होगा। तो मंत्री जी, नेक काम में देरी कैसी? काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। युवराज, हम ऐसा कर तो सकते हैं, पर अभी हमारे पास ऐसी कोई नीति नहीं है जो हम अभी तुरंत चल पड़ें और इसके राज्य को हड़प सकें। मंत्री जी, आप इन सब की फिक्र ना करें, ये सब मैं कर लूंगा। तो फिर तय रहा, अगर मेरे बेटे भीम ने चंद्रकांत राजा के राज्य पर कब्जा कर लिया तो अगले ही क्षण मैं इसे अपने राज्य का राजा घोषित कर दूंगा। और बेटा भीम, ये तुम्हारी काबिलियत, हुनर की एक परीक्षा भी है। भीम को ये बात अब एक चुनौती की तरह लगने लगी, क्योंकि बात अब भीम की इज्जत की थी। भीम चंद्रकांत राजा के राज्य में पहुंचता है और चंद्रकांत राजा से बातचीत करने के बाद उसके राज्य को पूरा खरीदने का मूल्य पूछता है। युवराज भीम, वैसे तो मैं ये राज्य बेचना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रजा है वो किसी के गुलाम नहीं है। ये राज्य मेरा नहीं बल्कि मेरी प्रजा का है, तो इसको बेचना ना बेचना इन लोगों के हाथ में है। मैं तो सिर्फ सेवक हूँ। राजा जी, फिर भी अगर आपकी प्रजा ये राज्य बेचना चाहे तो इसका क्या मूल्य होगा? युवराज, मेरी प्रजा को कम से कम इतना पैसा तो चाहिए होगा जो इन्हें ये महसूस हो सके कि ये किसी के गुलाम
या सेवक नहीं है, बल्कि ये खुद एक राजा हैं। राजा जी, क्या आपके राज्य में इतना धन है जितना आपकी प्रजा को इस राज्य को बेचने के लिए चाहिए? युवराज जी, उससे ज्यादा ही धन है हमारे पास। राजा जी, तो आप मुझे सारी अशर्फियां उधार दे दो। सारी प्रजा चौंक जाती है, क्योंकि राजा सारी अशर्फियां भीम को देने के लिए तैयार हो जाता है। भीम राजा से सारी अशर्फियां ले लेता है। तभी चंद्रकांत का मंत्री अमन भीम से पूछता है, युवराज, आपने सारी अशर्फियां उधार ले तो ली, पर ये उधार आप कैसे चुकाना चाहते हैं? मंत्री जी, मैं ये उधार आपको आगे हर जन्म में थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। सारी प्रजा युवराज की बात सुनकर हैरान रह जाती है। प्रजा सोच में पड़ जाती है कि ये युवराज तो बहुत चतुर निकले। ये राजा को अशर्फियां कभी वापस नहीं करेंगे और हमारा राज्य तो नष्ट हो जाएगा। सारी प्रजा परेशान होने लगती है, पर चंद्रकांत राजा अभी भी निश्चिंत रहता है और भीम से कहता है, ठीक है युवराज, आप अपने अगले हर जन्म में ये अशर्फियां थोड़ी थोड़ी वापस कर देना और आप ये अशर्फियां लेकर जा सकते हैं। धन्यवाद। भीम सारी अशर्फियां लेकर अपने राज्य वापस चला जाता है। भीम के राज्य के लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वो इतनी सारी अशर्फियां साथ लेकर आया है और राजा को भी बेवकूफ बनाकर आया है। सारी प्रजा भीम की वाहवाही करने लगती है और नारायण उसे अपने वादे अनुसार उस राज्य का राजा भी बना देता है। भीम राजा बनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन राजा बनने के बाद भीम के मन में सवाल उठता है। चंद्रकांत राजा ने मुझे अपनी सारी अशर्फियां दे दी, लेकिन मुझसे कुछ बोला क्यों नहीं? इनके राज्य में आखिर चल क्या रहा है? इनके पास अगर इतना धन है तो वो आया कहां से? अगर ये आगे राज्य चलाएंगे तो और धन कहां से लाएंगे? मुझे ही खुद इस बारे में किसी न किसी तरह पता लगाना होगा। भीम चंद्रकांत के राज्य में अपना भेष बदल कर जाता है और महल में घुसता है। वहां वो एक कोने में छुपकर बैठ जाता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर महल में क्या हो रहा है। तभी भीम को कुछ जानवरों की आवाज सुनाई देती है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो जानवरों की आवाज कैसे सुन पा रहा है। वो पलट कर देखता है तो कुछ कुत्ते आपस में बात कर रहे होते हैं। भाई, तुम्हें कितना वक्त हो गया इस महल में काम करते हुए? राजा जी के महल में काम करते हुए ये मेरा दूसरा जन्म है। दूसरा जन्म है? क्या मतलब? भाई, मैंने राजा जी से कर्जा लिया था और उनसे कहा था कि मैं ये कर्जा 3 जन्म में चुकाऊंगा, तो ये मेरा दूसरा जन्म है। अरे, तुम तो इतने बूढ़े हो चुके हो, तुमने कितना कर्जा लिया था जो अब तक चुका नहीं पाए? मैंने तो ज्यादा कर्जा नहीं लिया था, पर मैंने कर्ज चुकाने के लिए 10 जन्म मांगे थे। अब मुझे 10 जन्म तक राजा के महल में उनकी सेवा करनी है, तब जाके मेरा कर्ज चुकेगा। पर शुक्र है ये मेरा 10वां जन्म है और अब मैं इन सब से मुक्त हो जाऊंगा और आगे के लिए मैं तो कान पकड़ता हूं, कभी किसी से कर्ज नहीं लूंगा और अगर कर्जा ले भी लिया तो मरने से पहले ही चुका दूंगा, ताकि मुझे किसी की इस तरह गुलामी ना करनी पड़े और मेरी ऐसी दुर्दशा ना हो। भीम ये सब देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि चंद्रकांत राजा से अब तक जिसने भी जितने जन्म का कहकर उधार लिया था, वो राजा के महल में दोबारा किसी न किसी जानवर के रूप में जन्म लेकर अपना कर्ज उनकी सेवा करके चुका रहे थे। भीम सोच में पड़ जाता है कि मैंने भी इतने जन्म का कर्ज ले लिया है, अब क्या ये सारे जन्म मुझे यहाँ इस तरीके से बिताने होंगे? भीम भागकर अपने महल में वापस जाता है, पर किसी को कुछ बताता नहीं है, क्योंकि ये बातें बताने से लोग उसे ही पागल बोलने लगते। भीम अगले दिन अपने पिता के साथ सारी अशर्फियां लेकर चंद्रकांत राजा के पास जाता है और उन्हें उनकी सारी अशर्फियां ब्याज समेत लौटा देता है। भीम चंद्रकांत राजा से कहता है, मैंने जो भी आपसे कर्जा लिया था वो मैं आपको ब्याज समेत वापस लौटा रहा हूं और अब मैं आपका कर्जदार नहीं हूं। मेरे पिता ने जो भी आपसे कर्जा और सेना की टुकड़ी ली थी, मैं कोशिश करके वो भी इसी जन्म में चुका दूंगा। मैं एक और वादा आपसे करता हूं कि आज के बाद हमारा राज्य आपसे कभी युद्ध नहीं करेगा, बल्कि हमसे जो भी हो सकेगा हम आपकी पूरी सहायता करेंगे।
चंद्रकांत राजा की प्रजा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और सब उसे अब एक सच्चा, दयालु और बुद्धिमान राजा मानने लगते हैं। उसके राज्य में अब उसकी इज्जत पहले से भी ज्यादा होने लगती है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जब भी किसी से किसी भी तरह का कर्ज लेते हैं तो उसकी भरपाई हमें कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में अवश्य करनी ही पड़ती है, जिसका फल भी हमें किसी ना किसी रूप में मिल ही जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।